सिर्फ एक पुश्त के लिए एटलाने का सियासी शऊर बड़ा तेज था, जिसने रूमियों से बहुत कुछ सीखा था। मगरिब में वहशी अक़वाम की एक बहुत बड़ी ममलकत कायम की। अटेला बड़ा चालाक और बेदर्द आदमी था, लेकिन उसकी सल्तनत में नज़्म व नसक बराए नाम ही था, और ये सल्तनत भी मशरिक के नए हमलावरों के मुकाबले में ना ठहर सकी। 4वीं सदी ईस्वी के खत्म पर एमएस मार्सिपस ने हन हमलावरों का जिक्र इन अल्फाज में किया है। 2 पैरों के जानवर छोटे छोटे बेरीश अपने घोड़ों से बंधे हुए से और उन्हीं से अपना कुलो शरब हासिल करने वाले, सोते भी हैं तो घोड़ों के अयालों पर सर रखते हैं, न खेती बाड़ी करते हैं, न हल को हाथ लगाते हैं, मकानों में नहीं रहते। इनकी जिंदगी मुसलसल आवारागर्दी है। जब पैदल खड़े होते हैं तो पिस्ता कद मालूम होते हैं, लेकिन जब घोड़ों पर सवार होते हैं तो बड़े अजीम शान नजर आते हैं। दश्त के शिकारियों को मशरकी यूरोप के मैदानों का इल्म हो गया था। ये नर्म और बेहतर सरजमीन थी और यहाँ के रहने वाले इतने कमजोर थे कि अपने मुल्कों की हिफाजत नहीं कर पाते थे। मशरकी सड़क जहाँ बाबाओं के संगीनों के कब्रिस्तान की हिफाजत कर रहे थे, वहशियों की सड़क अब एक शाहराहे अजीम बन गई थी। दश्त से नए नए वो गाड़ियों में सवार उमड़े चले आते। बर्फानी देवताओं की जमीन से निकलकर वो यूरोप के मुल्कों की तरफ जा रहे थे और खुद वो अपने से ज्यादा ताकतवर कबीलों के आगे आगे भाग रहे थे, जो उनका ताक़ुब करते चले आ रहे थे। जबिल्लत जो अक्ल से ज्यादा ताकतवर है, उन्हें आगे बढ़ाए लिए जा रही थी। उनकी आवारागर्दी का सिर्फ एक ही मकसद था, महफूज चरागाहों की तलाश और इन पर कब्जा। अक़वाम की आवारागर्दी के इस पेशोताब में जिंदा बचने की यही एक सूरत थी। उनका अपना वतन जुनूबी साइबेरिया में झील बैकाल के किनारे की बुलंद चरागाहों में था। ये उन अक़वाम का गहवारा था जो एक इंसानी एवलांच किसी बाकायदा कुदरती हरकत के साथ मगरिब की समत बढ़ रही थी। स्कैंडिनेविया की तरह से भी इंसानी मुजस्समे कुदरत की अंधी ताकतों से बचकर निकलने के लिए हरकत कर रहे थे। एटीला के बाद सदियों में तरह तरह की मुबहम अफवाहें मगरबी अक़वाम तक पहुंच रही थीं, जो उस जमाने में ज़माने जाहिलियत की तारीकियों से निकलकर ईसाई मजहब इख्तियार कर रहा था। अफवाहें थीं कि नामालूम शर्क के ये हमलावर दज्जाल की उम्मत थे, इनके बाद क़यामत आने वाली थी। अरसे से ये इस दीवार के पीछे कैद थे जो याजूज माजूज के लिए बनाई गई थी। अब वो दीवार तोड़कर निकल रहे थे। सेंट जुरूम ने पेशीन गोई की थी कि दज्जाल के जमाने में याजूज माजूज के मुल्क से एक ऐसी कौम नमूदार होगी जो गंदी और नापाक होगी, जो न शराब पीती होगी, न नमक और गेहूं खाती होगी। मगरबी यूरोप में हमारे आबाओ अजदाद ये समझने लगे थे कि ये पेशीन गोई पूरी हुआ ही चाहती है। इंसानी सैलाब और बंद, ये जम्मे गफीर जो हिजरत करके दश्त से निकल रहा था, हर तरह की मुजाहिमत को हैवाने आकिल के से वहशीपन से कुचलता। उन अक़वाम के बाद अवार और बलगारी कौमें आईं। 1000 साल कबल की सैथीन कौमों की तरह ये भी घोड़ों की पुश्त पर जिंदगी बसर करती और मवेशियों के गल्लों के साथ साथ आगे बढ़ती। रास्ते में ही इनकी औरतें बच्चे जनती, किसी को खबर न थी कि वो कहाँ पैदा हुआ। एक मगरबी मौर्रिख ने शिकवा किया है कि ये सारे वहशी एक दूसरे से मुशाबे हैं, मगर और किसी से मुशाबे नहीं। इनकी यलगार से मशरकी और वस्त यूरोप के बाशिंदे एक इलाके में सिमट आए और जदीद यूरोप के बीज उन्होंने जा बजा बो दिए। मशरकी सलाफ नेपर और डेन्यूब दरियाओं की वादियों में पसपा हो गए। दरियाए डेन्यूब पर ओवार कौमों ने डेरे डाले। ये डेरे गाड़ियों पर लगे होते जो एक दायरे की सूरत में इकट्ठा की जाती और इनके बीच में हिफाजत के लिए सामान रसद और खजाना इकट्ठा कर लिया जाता और इनका कागान जो बायान कहलाता था आसपास की मुतमद्दन अक़वाम की कुव्वत का जायजा लेता। बायान का नाम खालिस मुगल है और इसकी अवार कौम मुगल नस्ल से थी। ये सन 600 ईस्वी का जिक्र है। उस जमाने में मगरबी तमद्दुन की जो कुछ शक्ल थी, इसकी मुहाफ़िज़त 3 कुव्वतें कर रही थीं। एक तो वहशी फरंगियों और जर्मनों की शुजाअत, दूसरे बाज़ंतीनी सल्तनत की कलाबंदियां। ये सल्तनत कुस्तुनतुनिया में रोमतुल कुबरा की बाक़ियातुस सालिहात की मांग थी और तीसरे ईसाइयत की मुत्तहिद करने वाली ताकत। सन 626 ईस्वी में आदुर हमले की लहर कुस्तुनतुनिया की फसीलों से टकरा के वापस पलटी। 6 साल बाद बल्गारी सरदार कुरूम ने अपने मुखालिफ बाज़ंतीनी कैसर के कासा सर से अपने लिए जामे शराब बनाया। कुछ बल्गारी कबीलों ने दश्त ही में रहना पसंद किया और जिस दरिया के किनारे उन्होंने अपना वतन बनाया उसका नाम उन्हीं के नाम पर वोल्गा पड़ गया। कुछ और बल्गारी कबीले इस जजीरा नुमा में घुस आए जिसे अब बल्कान कहते हैं और बाज़ंतीनियों का नाक में दम कर दिया।
یہاں تک کہ اقوام کا نقشہ پھر سے بدل گیا۔ اس مرتبہ میگیار یعنی دودھ پینے والے، جو بعد میں ہنگروی کہلانے لگے، مشرق سے نمودار ہوئے۔ ان کا مقصد دوسرے ایشیائی قبائل کے مقابلے زیادہ معین تھا۔ ان کی زبان فنش زبان سے مماثلت رکھتی تھی اور ان کے سردار ترک امراء کے خانوادوں میں سے تھے۔ پہلی مرتبہ مغربی یورپ کو دشت کے ترکوں کی گہری ذہانت کا مقابلہ کرنا پڑا اور اگلی پشت میں مغربی یورپ کو اس مزاحمت میں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ سن 924 میں امیگیاریوں نے چارلس اعظم کے جانشینوں کو نیست و نابود کر دیا۔ بازنطینیوں کو قسطنطنیہ کے گہرے حصار میں پناہ لینا پڑی۔ معلوم ہوتا تھا کہ پھر سے ایٹیلا کا زمانہ واپس آ گیا ہے۔ قوی جرمنوں نے میگیاروں کا زور توڑا۔ ہنگری کا بادشاہ واٹک عیسائی ہو گیا اور سینٹ اسٹیفن کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نڈر شہسوار ہنگری کے میدانوں میں جا بسے اور آگے چل کر ان واقعات نے بڑی اہمیت حاصل کی۔ اب سلاف اقوام کے ساتھ ہنگریوں نے مشرقی یورپ میں ایشیا سے آنے والی نئی قوم کے مقابلے میں ایک طرح کی فصیل کھڑی کر لی، عین بڑے نازک وقت پر، کیونکہ ساری دولت اور قلعہ سازی کے ہنر اور روغن نطق کے اسلحے کے باوجود بازنطینیہ پر سخت انحطاط کا دور طاری ہو رہا تھا۔ اب بازنطینی قسطنطین کے رومت القبرا کے بھوت بن کے رہ گئے تھے، جو دارالسلطنت اور اسمندر کا گشت لگایا کرتے تھے۔ اب سن 1000 عیسوی آ گیا تھا اور مغرب کے توہم پرست یہ سمجھتے تھے کہ اس سال عیسائی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کا خاتمہ تو نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے بڑی آزمائش کا دور آ گیا تھا اور ایشیا میں ایک نئی طاقت نشو و نما پا رہی تھی۔ ایک عرصے سے ایشیا کے کچھ اور خانہ بدوش پیدل بھی سفر کر رہے تھے۔ یہ جنگلوں کے رہنے والے تھے اور شمالی ٹائیگا میں راستے بنا رہے تھے اور چراگاہوں میں نہیں نکل رہے تھے۔ یہ چمڑے اوڑھتے تھے، شکار کرتے اور ماہی گیری کیا کرتے۔ ان میں سے بعض شمالی آہو پالتے تھے۔ امن و چین کے ساتھ یہ برفانی علاقوں میں ہی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان میں سے جو مغرب کی طرف آئے وہ لیپ اور فن کہلاتے ہیں، کچھ دوسرے مشرق کی طرف بڑھے۔ انہوں نے جنگل سے گھری ہوئی آبنائے کو اپنی کھلی کشتیوں میں عبور کیا، اپنے ساتھ جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بت نشانیوں کے طور پر لیتے گئے اور ان کے محافظ ان کے طبیب تھے جو شامان کہلاتے تھے۔ انہوں نے آبنائے بیرن کو عبور کیا اور خطرے کی حد سے باہر نکل کر شمالی امریکہ میں سکونت اختیار کی۔ یہی نام نہاد شمالی امریکن انڈین قوموں کے آباء و اجداد تھے۔ کسی نے بھی ان کی طرف توجہ نہ کی۔ چین کی زرد مٹی، جس طرح دشت روس کی کالی مٹی خانہ بدوش قبیلوں کو مغرب کی طرف بلا رہی تھی، ویسے ہی چین کی زرخیز مٹی انہیں جنوب اور مشرق کی طرف آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ ایک عرصہ ہو چکا تھا کہ چین کی دیوار عظیم روک تھام میں ناکام ہو چکی تھی۔ اولین شہنشاہوں کو اس دیوار کو اس قدر طویل اور اس قدر بلند بنا دیا تھا کہ یہ ہن قبیلوں کے لیے ناقابل تسخیر تھی، لیکن اسی لیے انہوں نے اس کی نگہبانی سے غفلت برتی۔ وحشیوں نے اس حصے سے دیوار کو توڑنا سیکھ لیا جس کی حفاظت نہیں کی جا رہی تھی۔ پھر سمندر کے مد و جزر کی سی مستقل حرکت شروع ہوئی اور جنوب مشرقی راستے سے ہو کے دشت کے یہ قبیلے اندر گھس کے آ گئے۔ جب چین کی شہری حکومتیں زوال پذیر ہوئیں یا طویل خانہ جنگی نے انہیں باہم دست و گریبان کر دیا، تو خانہ بدوش شہسوار درانہ گھس آئے اور چند نسلوں تک انہوں نے شان میں اور شمال کے زرد مٹی والے خطوں میں اپنا تسلط جما لیا۔ ایک چینی لکھتا ہے، یہ وحشی تعداد میں ہمارے اضلاع کی آبادی کے 1 خمس سے زیادہ نہ تھے۔ ان کی اصلی طاقت ان کی آزادی میں مضمر تھی۔ زرخیز زمینوں کے عیش و عشرت کا مزہ چکھنے کے بعد جہاں غلہ بافرات اگتا تھا اور ریشم کے کیڑے پالے جاتے تھے، یہ خانہ بدوش چین کی بڑھتی ہوئی آبادی میں مل گھل جاتے۔ ان کے حملوں سے چینی نسل میں زیادہ خون شامل ہوتا گیا۔ شمال میں کسی تبدیلی کے بغیر فتح اور نسلی اختلاط کا یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن یہ سلسلہ شاذ و نادر ہی دریائے زرد کے جنوب میں پھیل سکا اور دریائے یانگتسی کے جنوب میں تو یہ قطعاً نہیں۔ اس لیے خانہ بدوشوں کے واسطے دیوار عظیم کا علاقہ جنت موعود کا خطہ بن گیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں چین کے شہنشاہ کی شخصیت کا احساس ہونے لگا جو فرزند آسمان کہلاتا تھا اور اس علاقے کی ساری حکومت کا مطلق العنان مالک تھا۔ یہ قبیلے بہت ہنگامے برپا کرتے تھے، مگر اس شخص کے روب و داب میں تھے جو تمکنت اور دبدبے سے اجدر نما تخت پر جلوہ افروز تھا۔ دراصل وہی ان کا اصلی فرما روا تھا۔
आसमान का जावेदानी नायब। उस जमाने में फरजंदे आसमान ने एक बड़ी शानदार शख्सियत बना ली थी जो दश्त के रहने वालों की नजर से परे थी। जनूबी चीन में टांग खानदान की हुकूमत थी जो अफवाज की ढाल के पीछे बड़ी नुसरत और तफाखुर के साथ कैसरी कर रहे थे। लेकिन ये शहनशाह जो तख्ते अजदर पर सरीरारा थे, ईयान परस्त थे और सिर्फ जावेदानी सल्तनत के हुदूद के अंदर जिंदगी को ताकत और रहनुमाई बख्श रहे थे। उनके अतराफ में बुद्धमत फनून लतीफ़ा के लतीफ शाहकार जमा थे। उन्हें इंसानी जिस्म की मुजस्समा साजी और तराश पसंद थी और उनकी कब्रों में भी उनके साथ छोटी छोटी मिट्टी की पुतलियां दफन की जाती। जब वो ज्यादा हकीकत पसंदी के हाल में होते तो टांग शहनशाह जायरों के लिए सड़कें बनवाते और कहत साली के अय्याम में मुकाबले के लिए गल्लों के गोदाम बनवाते। हिंदुस्तान के महाराजाओं के पास अपने एलची भेजते और उनकी चौकियों के मीनार मगरिब में बहुत दूर दश्त के अंदर तक बने हुए थे। ऐसे इंसान दोस्त और मेहरबान शहरी आकाओं को शिमाली वहशियों की कोई खास फिक्र न थी। करीब तरीन वहशियों को वो ताकियो या मजबूत तुर्क कहा करते थे। वो उन्हें अपना गुलाम जानते क्योंकि शहसवार बनने से पहले तुर्क कौमें लोहे की कानों में काम करती थीं और चीन के फरामोश शुदा शहनशाहों के लिए कानकनी किया करती थीं। अब ये तुर्क खैमों में रहते और आवारागर्दी करते रहते और लगातार इस कोशिश में लगे रहते कि शिमाली हिस्सों में जिनमें हिस्न था उसे तोड़कर चीन पर हमला करें। तांग शहनशाह जानते थे कि तुर्क कौमों के उस पार शिमाली जंगलों के सिलसिले से शिकारियों की एक कौम नमूदार हो रही थी जो अपने खेमे गाड़ियों पर लगाए फिरती थी और मंगोल या मुगल कहलाती थी, जिसके मानी है दायमी। इनसे भी और पीछे एक और वहशी कौम आमूर दरिया को पार कर रही थी और अभी तक रेनडियर यानी शिमाली आहू पालती थी और बर्फ में पहनने वाले जूते पहनती थी। ये तंगू कौम थी जिनके नाम के मानी हैं सुअर। कम से कम टांग मुबस्सरीन ने इन्हें यही नाम दिया है। ये महज कुदरती बात थी कि जब अव्वलीन तुर्क कबीलों ने हिजरत शुरू की तो वो टांग खानदानों की ताकत से फौजों से बचने के लिए मगरिब की तरफ हिजरत करने लगे। हन कबीलों को मगरिब के मुर्गजारों का रुख किए हुए 1000 साल का अरसा गुजर चुका था। इस असना में फितरत ने दश्त की हैयत किसी कदर तब्दील कर दी थी। कोहसारों पर बर्फ कम हो गई थी, झीलें सूख कर सिमट गई थीं और उनका पानी ज्यादा खारी हो गया था। अब तपती हुई गर्मियों में घास और जल्दी मुरझा जाती। जब खाना बदोश अपने मुर्गजार छोड़ के आगे बढ़े तो उन्हें खाक की आंधियों का सामना करना होता और उनके मवेशी कसरत से तलफ हो जाते। जुनूब में गोभी का रेगजार जा बजा बढ़कर पहाड़ों तक पहुंच गया था। आंधियां रेत के तोदे उठाकर ले जाती और दूर दराज आबादियों को दफन कर देती। जब रेत की चट्टान टूटती तो ऐसी आवाज आती जैसे कहीं दूर पुरस्रार ढोल बज रहे हैं। चीनी लोग इन चट्टानों को ल्योशा कहते हैं, जिनके मानी हैं रेगे रवा। उनका अकीदा था कि इनमें भूत प्रेत रहते हैं और मुसाफिरों को असल रास्ते से भटका ले जाते हैं। दरअसल एशियाई बुलंद के दश्त खुश्क हो रहे थे। इस खुश्की से 2 नताइज मुरतब हुए। जिंदगी के नक्श मुर्गजार और शिमाल की तरफ सिरक गए और इन मुर्गजारों और बैरूनी दुनिया के दरमियान मुसाफत बढ़ गई। दूसरे ये कि खाना बदोश की और ज्यादा तादाद महज जिंदा रहने के लिए नक्लो हरकत पर मजबूर हो गई। उनका अपना वतन रेगिस्तान बनता जा रहा था और अब वो अपने हिस्से को काश्त शुदा जमीन में तलाश करने लगे। उस जमाने में खाना बदोश कबीलों के सबसे ताकतवर कबीले यानी तुर्क नकलो हरकत कर रहे थे। तुर्कों का खुरूज। चीनी शायर लीटाइपो ने इस नौवारिद का नाम सरहदी रखा है और लिखा है कि सारी उम्र ये सरहद का रहने वाला कभी किताब खोल के नहीं देखता, लेकिन इसे शिकार खेलना आता है। जब कमान खींचता है तो निशाना खता नहीं करता। इसके सनसनाते हुए तीर हवा में चिड़ियां शिकार करते हैं। जब वो मैदान में घोड़ा दौड़ाता है तो सीटी बजा के अपने शहबाज को बुलाता है। रेगिस्तान इसकी शुजाअत का गवाह है और चीनियों ने इस तुर्क के मुतालिक ज़रबुल अमसाल ईजाद की कि तुर्क जमीन पर बैठा हो तो अपने बाप की भी परवाह नहीं करता और तुर्क झोंपड़े में पैदा होता है मगर दश्त में मरता है। जिस्मानी साख्त में तुर्क की हैसियत उसके पेशरो आरियाई यानी ईरानी और उसके मशरकी हमसाए वहशी मुगल के बैन बैन थी। इसका कद आरिया की तरह दराज था और वो हरकत में इतना ही तेज था। आमतौर पर लोगों के इसके रंग के मुतालिक गलत फहमी है, मगर दरअसल वो गंदमी रंग मुगल के मुकाबले सफेद फाम था। अक्सर उसके बाल सुर्ख हुआ करते थे, आंखों का रंग हल्का होता, कद्दो खाल नुमाया और जिस्म पर कसरत से रुएं।
इसके बरअक्स गोल चेहरे वाले मंगोल का जबड़ा हड्डीदार था और इसके जिस्म पर बहुत कम बाल होते थे। वो जंगली घोड़ों को पकड़ता और पालता था, लेकिन इसके पास ऊंट भी थे और मवेशी भी, और भेड़ें तो बहुत बड़ी तादाद में। वो 12 जानवरों की जंतरी से बरसों का शुमार करता। इसकी औरतें भी इसी की तरह लापरवाह और जानदार थीं। वो चीन के काढ़े हुए रेशम के मलबूस पहनती और शुरू के दौर में अपने हल्क पर तस्वीरें खुदवाती। हवस परस्त थीं और उनके बेशुमार औलाद होती। तुर्क सर्दियों में ऊनी लिबादे पहनते, तारंगियों और तबलों का राग बड़े शौक से सुनते, और उनका एक और बाजा ये था कि एक डंडे पर बहुत सी घंटियां बंधी होती जो बजाई जाती। तुर्कों का कागान अपना खैमा मशरिक में निकलते हुए सूरज के रुख पर नस्ब करता। उसके खैमे के आगे जो अलम नस्ब होता उस पर भेड़िए के सर का तिलाई निशान नस्ब होता और उसके निगहबान भेड़िए कहलाते। वो अपने कबीले में हर शख्स को जमीन का एक हिस्सा बांट देता, लेकिन सारे कबीले पर बिला शिरकत गैरे उसकी हुकूमत थी। हर कागान बजाय खुद एक छोटा मोटा बादशाह था। उसकी ताकत का एक निशान एक तीर होता जिसकी नोक सोने की होती, जिस पर उसकी मोहर कंदा होती। वो कले और खानकाहें तामीर न करता, बल्कि कहता, नहीं, मकानों और खानकाहों की वजह से इंसान की फितरत नर्म और कमजोर हो जाती है। सिर्फ जंगजू और मुहीब लोग दूसरों पर हुकूमत कर सकते हैं। अहले रूम की तरह तुर्क को जंगी नज़्म ज़ब्त का लिहाज था। चीनियों का बयान है कि तुर्क कबीलों में बेहतरीन खाना नौजवान जंगजुओं और गिरफ्तार की हुई हसीन औरतों को मिलता। बच्चों और बूढ़ों को जिस तरह बन पड़ता, अपना पेट पालना पड़ता। ये अजीब बात है कि इस सख्त नज़्म ज़ब्त की बदौलत तुर्क कबीलों में भी वही गैर मामूली सिफत पाई जाती है जो रूमतुल कुबरा के दरियाए टायर की दलदलों में मिली हुई सख्त कोश सिपाह में भी मौजूद थी। तमाम कौमों में सिर्फ एशियाई तुर्कों और यूरोपीय रूमियों ने ही अपने आप को इसका अहल साबित किया है कि एक आलमगीर सल्तनत कैसे कायम की जाती है और इस पर किस तरह हुकूमत की जा सकती है। तुर्कों में कभी रूमियों की सी यकजहती पैदा न हो सकी। जब उन्होंने खुश्क होते हुए दश्त से हिजरत शुरू की तो उनके वहशी कबीले जिधर जिसके सींग समाये घुस गए और हर एक ने अपने लिए अलग अलग मंजिल मकसूद तलाश कर ली। सितारों की रहनुमाई में रास्ता ढूंढ ढूंढ के उन्होंने गोबी का रेगजार पार किया और जुनूब में अल्ताई के हिस्न हसीन की तरफ बढ़े। सिर्फ कमजोर कबीलों ने मशरकी रास्ते से चीन की जर्द मिट्टी का रुख किया। ये वाकया तुर्कों और चीनियों दोनों के लिए मसऊद था, क्योंकि इस जमाने में चीन पर टांग के अजीमुशान खानवादे की हुकूमत थी। अहद टांग के एक चीनी शायर ने इन्हें गुजरते हुए देखा और चिल्ला उठा, इनके पहियों से लंग लंग की आवाजें आती हैं। उनके घोड़े स्याओ स्याओ कहकर हिनहिनाते हैं। जंगजू लगामे थामे तीर कमान संभाले सवार चले आते हैं। उनकी सफों में बाप बीवियां बच्चे दाड़े दाड़े फिरते हैं, खाक में दौड़ते हैं, खाक से अटे जाते हैं। जाने वाले नौजवानों का दामन पकड़ते हैं, गोया उन्हें रोकने के लिए। वहशी और सख्त पोश काफिर तुर्क कबीले जुनूब की तरफ हरकत कर रहे थे। बर्फानी पहाड़ों की मद के इस बर्फानी दर्रे से गुजरकर जो समरकंद की तवील वादी में जा निकलता है, यहाँ उन्हें एक ऐसी चीज नजर आई जो अहले दश्त के लिए बिल्कुल नई थी। 5 शहर। बिल्कुल नई भी नहीं, क्योंकि कई 100 साल से तमद्दुन तिब्बत के कोहिस्तानी सिलसिले के जुनूब में खाना बदोशों की इस निशस्त गाह तक पहुंच रहा था। आहिस्ता आहिस्ता एशिया के पार से यहाँ तक एक शाहराह बन गई थी। ये शाहराह वहशियों की चरागाहों वाली चरागाह से बहुत मुख्तलिफ थी जो शिमाल को जाती थी। ये सड़क तोइन हुआंग से शुरू होती थी, जहाँ चीन की जरखेज जमीन खत्म होती है। काफिलों का एक रास्ता जो गोबी से होकर गुजरता था, ये इमली के सेब जैसे दरख्तों से होता हुआ तूफानी हवाओं के रास्ते से गुजरता हुआ खुश्क मिट्टी के इलाके से गुजरता था, जहां अगर पानी दस्तयाब भी हो सकता था तो ज़ेरे जमीन। इस रास्ते को ऊंटों की कतारों ने अपने नक्शे कदम से बनाया था। बारबरदारी के ऊंट जिनकी लगामें आगे सवारों के हाथ में होती, जो गर्दो खाक में रास्ता ढूंढते कि रेगिस्तान के उस पार मगरबी पहाड़ियों में कहीं सब्जी का निशान नजर आ जाए। ये रास्ता तूफान के खयाबान से होके गुजरता, काशगर की पहाड़ियों के सिलसिले से मुत्तसिल गुजरता, जहां बागों के अतराफ खाक से बचाने के लिए बुलंद दीवारें बनी हुई हैं। फिर ये रास्ता चक्कर काटता हुआ बर्फानी पहाड़ों के बाबामोज ताग अता के दोष पर जा निकलता। फिर ये रास्ता फिसलता और लड़खड़ाता हुआ दर्रे से नीचे उतरता, जहां आफताब की सोजिश से चट्टानें पिघल गई थीं या इन पर जाड़ों की बर्फ जमी हुई थी, और यहां से नीचे इस वादी की सुर्ख जमीन और पानी तक पहुंचता जिसमें समरकंद वाक़े है। मरू के गुंबदों से होता हुआ गुजरता,
जहां जंगली परिंदे अपनी प्यास बुझाने आते